नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, हम कर रहे हैं आरईएस मेंस की प्रिपरेशन। और आरईएस मेंस की प्रिपरेशन में हमारा जो जीएस 2 का पेपर है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हम कंप्लीट करेंगे सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें मैंने 2 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। आज हमारा तीसरा टॉपिक है जिसका नाम है परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो परमाणु क्या है यानी एटम क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर परमाणु संरचना में हम नाभिक को पढ़ेंगे यानी न्यूक्लियस। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन बादल, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन कोष, इलेक्ट्रॉन वितरण, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स, इलेक्ट्रॉन विन्यास और आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल। इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि परमाणु होता क्या है। तो परमाणु किसी तत्व यानी एलिमेंट की सबसे छोटी इकाई है जो उसके रासायनिक गुणों को बरकरार रखती हैं। देखो, सबसे छोटी इकाई का मतलब मान लीजिए ये कोई दीवार है और ये दीवार मिलकर बनी है ईंटों से। तो इसकी जो एक ईंट है उसको हम बोलेंगे परमाणु। और बहुत सारी ईंटों से मिलकर ये दीवार बनी यानी बहुत सारे परमाणु से मिलकर जो दीवार बनी उसको बोलेंगे अणु। यानी परमाणुओं से मिलकर बनते हैं अणु। जैसे मैंने बोला H2, तो H2 एक अणु है। और ये अणु बना कैसे? 2 परमाणु से, हाइड्रोजन के 2 परमाणु से मिलके H2 अणु बना। मान लीजिए मैं बोलूँ CO2, तो CO2 कैसे बना? एक तो कार्बन परमाणु है, 2 ऑक्सीजन के परमाणु है, तो ये 3 परमाणु से मिलके CO2 का अणु बना। तो इस प्रकार से जो परमाणु है, परमाणुओं से मिलके अणु बनते हैं। अब याद रखना कि जो परमाणु है, ये परमाणु का जो आकार है वो गोलाकार होता है, हमेशा गोलाकार होता है। और ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। यानी कि मान लीजिए यदि हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में है तो ये अन्य किसी परमाणु से क्रिया कर लेगा। जैसे 2 हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में है तो ये आपस में क्रिया करके एक अणु बना लेंगे। यानी ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जा सकता। तो ये किसी भी तत्व की सबसे छोटी इकाई होगी परमाणु। तो ये परमाणु के बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद में बात करते हैं हम परमाणु संरचना में सबसे पहले नाभिक की। देखो, नाभिक क्या होता है? तो नाभिक एक परमाणु का केंद्रीय भाग होता है यानी सेंट्रल पार्ट होता है। जैसे ये आप परमाणु समझ लो, ये एक परमाणु है। इस परमाणु का जो केंद्र है यानी सेंटर है, इसमें होता है नाभिक यानी न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में 2 प्रकार के उप परमाणविक कण होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। अब ये भी याद रखना कि जो नाभिक है, इस नाभिक की जो आकार है या त्रिज्या है वो है 10⁻⁻15 मीटर। कहने का मतलब है जैसे 1 मीटर है, इस 1 मीटर में आप 10 के आगे 15 जीरो लगा दो और 15 जीरो लगा के इस 1 को डिवाइड करो, तो उतना छोटा ये हमारा नाभिक होता है। और जो 10⁻⁻15 मीटर इसकी त्रिज्या होती है, इसको एक और नाम से जानते हैं साइंस में, एक फर्मी के नाम से जानते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि इसमें 2 प्रकार के कण होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन की बात करें तो ये धनात्मक आवेशित कण होता है, यानी इस पर कौन सा आवेश होता है? प्लस आवेश होता है। और इसके खोजकर्ता हैं वो हैं गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। यानी प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने। फिर है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन एक तटस्थ आवेशित कण होता है यानी न्यूट्रल कण होता है। इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है। ये क्या है? न्यूट्रल है। और इसकी खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है? सबसे पहले तो इसमें जो हमारा नाभिक होता है उसमें 2 प्रकार के कण होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनात्मक आवेशित कण होता है जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल कण होता है, यानी उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने की थी जबकि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। और जो नाभिक का आकार है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है, जिसको हम एक फर्मी के नाम से जानते हैं। इतनी चीज़ें आपको नाभिक में याद रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बादल यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की। इलेक्ट्रॉन बादल को समझने से पहले इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन भी एक प्रकार का तत्व एलिमेंट है जिस पे ऋणात्मक आवेश होता है। जैसे प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है, वैसे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश होता है। और जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारी वायर्स होती है, इन वायर्स में जो करंट का प्रवाह होता है वो इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ही होता है। यानी इस वायर में इलेक्ट्रॉन प्रवाह करते हैं, उसी की वजह से करंट प्रवाहित होता है। तो हम बात कर रहे थे परमाणु, तो इलेक्ट्रॉन बादल नाभिक के आसपास का क्षेत्र है जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी हमारा जो नाभिक है, ये हमारा नाभिक था। इस नाभिक के चारों ओर बहुत सारे कक्षा होते हैं जिनको ऑर्बिट कहा जाता है। तो इन ऑर्बिट्स में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। यानी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जहाँ चक्कर लगाते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बादल या इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और जैसे मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये तो हमारे को जो दिख रहा है ये 2D संरचना है। एक्चुअल में जो हमारी बॉल होती है उसके आकार में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे इस प्रकार से
जितनी भी पॉसिबल ऑर्बिट होंगे उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन कोष यानी इलेक्ट्रॉन सेल्स की। देखो इलेक्ट्रॉन सेल्स क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन सेल्स नाभिक के चारों ओर अलग अलग ऊर्जा स्तरों या कोषों में व्यवस्थित होते हैं। जैसे ये हमारा नाभिक था, तो इस नाभिक के चारों ओर जो ये ऑर्बिट होते हैं, इन ऑर्बिट को ही क्या कहते हैं, कोष कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कोष कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कोष इसलिए कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन कोषों में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन अलग अलग कोष में अलग अलग संख्या में आते हैं। ऐसा इसलिए आते हैं कि ऊर्जा के अनुसार आते हैं, यानी जितनी ऊर्जा होगी उतने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, हमारे जो परमाणु होता है उस परमाणु में जैसे कोष होता है, तो जो ये पहला कोष होता है इसको के नाम दिया जाता है, फिर एल, फिर एम, इसी प्रकार से एन। ठीक है, तो जो के कोष होता है उसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 होंगे। इसके बाद में एल कोष में 8 होंगे, एम कोष में 18 होंगे और एन कोष में 32 होंगे। ये ऊर्जा के अनुसार होते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 2, 8, 18 और 32 इस क्रम में इलेक्ट्रॉन हमारे कोष में चक्कर लगाते रहते हैं। और इनको भरने का क्रम होता है ऐसे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, यानी जो s कोष होता है उसमें मैक्सिमम मैंने बताया 2, p वाले में 8। ठीक है, तो इसी प्रकार से फिर 18 और 32, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कोष। तो इलेक्ट्रॉन कोष कैसे डिसाइड होते हैं, ऊर्जा के आधार पर। नेक्स्ट बात करते हैं हम परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। देखो परमाणु क्रमांक को कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, जबकि द्रव्यमान संख्या को कैपिटल A से डिनोट करते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। यानी हमारा जो नाभिक था, इस नाभिक में 2 प्रकार के कण थे, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन की संख्या है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या को हम कैपिटल A से दर्शाते हैं। इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी P प्लस N। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ Z बराबर तो P हो गया, और A बराबर मैं लिख दूंगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। या फिर एक को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस P की जगह Z लिख सकता हूँ, क्योंकि P और Z आपस में बराबर है। तो यानी एक परमाणु क्रमांक में यदि न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ दे तो भी हमारे पास द्रव्यमान संख्या आ सकती है, या फिर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दे तो भी द्रव्यमान संख्या आ सकती है। और परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। जो द्रव्यमान संख्या है ये समस्थानिकों की पहचान के लिए उपयोगी रहती है। देखो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सॉरी, यहाँ पे ये कोई मान लीजिए एलिमेंट है, इस एलिमेंट में यहाँ पे जो A होगा वो तो होगा मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या, और जो Z होगा वो होगा एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। अब जैसे ये कार्बन का एग्जांपल लेते हैं। कार्बन एक परमाणु है, इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो 6 है। यानी हमारी जो आवर्त सारणी है उसमें कार्बन सबसे पहले था हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो इसका परमाणु क्रमांक हो गया 6। और यहाँ पे जो द्रव्यमान संख्या होगी, द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, सॉरी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 12 होगी। तो द्रव्यमान संख्या यानी A बराबर 12 और Z बराबर 6 हो गए। तो यहाँ पे मैंने बताया था Z बराबर P भी होता है, यानी प्रोटॉन भी कितने हो गए, 6 हो गए। तो यदि आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो देखो A बराबर क्या था, P प्लस N। अब यहाँ पे A कितना है, 12, और P हमने निकाल लिया 6, और न्यूट्रॉन यहाँ पे N हो जाएगा। तो N बराबर कितने हो गए, 6। यानी कार्बन के परमाणु में प्रोटॉन भी 6 होंगे और न्यूट्रॉन भी 6 होंगे। आई होप कि आपको परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों के बारे में पता चल गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं समस्थानिकों की यानी आइसोटोप्स की। देखो सम स्थान नाम से है, सम स्थान जिनका स्थान सम हो, यानी परमाणु क्रमांक जिनका परमाणु क्रमांक समान हो उनको बोलते हैं आइसोटोप्स। द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी जबकि परमाणु क्रमांक समान होगा। आइसोटोप एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होने के कारण जो द्रव्यमान संख्या है वो भिन्न हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप द्रव्यमान संख्या यानी द्रव्यमान संख्या A में भिन्नता से कुछ मामलों में रेडियोधर्मी क्षय होता है, यानी रेडियो धर्मी क्षय होता है। अब देखो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन परमाणु है, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक तो वो तो 1 ही होगा, तो सभी में 1। जबकि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉनों की संख्या चेंज होने के कारण यहाँ पे द्रव्यमान संख्या चेंज होगी। यहाँ पे 1 हो गई, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अब इसको हम प्रोटियम के नाम से जानते हैं, इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्राइटियम के नाम से जानते हैं। है हाइड्रोजन का परमाणु ही, लेकिन ये क्या है, तीनों क्या है, समस्थानिक हैं। इसी प्रकार से एक अन्य एग्जाम्पल देख सकते हो कार्बन का, तो कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 ये भी क्या है, कार्बन के समस्थानिक है। अब इसमें सब जैसे हाइड्रोजन है तो सबसे स्टेबल ये होगा, यानी कि ये जो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है ये इसमें चेंज होने की कोशिश करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या है, प्रोटियम है। उसी प्रकार कार्बन 12 ज़्यादा स्टेबल है कार्बन 13 और कार्बन 14 के बजाय। तो कार्बन 13 और कार्बन 14 कार्बन 12 में कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे, किसके द्वारा, रेडियोधर्मी क्षय के द्वारा।
नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन विन्यास यानी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन की। देखो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास विभिन्न ऊर्जा स्तरों और उप स्तरों में उसके इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था का वर्णन है, यानी इलेक्ट्रॉन भरने का एक प्रकार से क्रम है। और ये क्यों किया जाता है, जिससे कि हमें रासायनिक गुणों को समझने, उस एलिमेंट के रासायनिक गुणों को समझने में मदद मिले। जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मान लीजिए जैसे लिथियम है, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3। अब परमाणु क्रमांक 3 है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 3 होंगे। तो किस प्रकार से बढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 1s 2s 2p और 3s के क्रम में बढ़ते हैं। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले जो 1s कोष है उसमें भर जाएंगे, पहला इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर दूसरा भरेंगे और तीसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब इसमें इसका पेड नहीं हुआ, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसका मतलब है जो लिथियम है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो किसी अन्य एलिमेंट से ये बॉन्ड बनाने की यानी बंध बनाने की कोशिश करेगा। तो ये जो बंध बनाने का जो गुण है उसी को बोलते हैं रासायनिक गुण। अब जैसे बेरिलियम को देखो, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक है 4, तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। इसका मतलब है लिथियम बेरिलियम के कंपैरिजन में रासायनिक बॉन्ड यानी रासायनिक बंध बनाने की कोशिश ज़्यादा करेगा। इसका मतलब है जो बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति है वो लिथियम में ज़्यादा होती है बेरिलियम के बजाय। तो इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन विन्यास। नेक्स्ट बात करते हैं आवर्त सारणी की, यानी पीरियोडिक टेबल क्या होती है। तो पीरियोडिक टेबल, आज तक हमारी पीरियोडिक टेबल में कई प्रकार के एलिमेंट हैं जिनको रखा गया है, यानी एक सारणी में जितने एलिमेंट साइंटिस्टों ने खोजे हैं उनको जो रखा गया है उसी सारणी को आवर्त सारणी बोलते हैं। अब तक साइंटिस्टों ने लगभग 108 एलिमेंट को खोजा है, और इन 108 एलिमेंट को जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें रासायनिक गुणों के आधार पर रखा गया है और अलग अलग ग्रुपों में बांटा गया है या ब्लॉक्स में बांटा गया है। जैसे कि S, P, D और F 4 ब्लॉक्स में हमारी जो आवर्त सारणी है उसको बांटा गया है। तो जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, इसको S ब्लॉक बोलते हैं। फिर यहाँ पे ये 5 से लेके 18 तक, यानी ये वाला जो है इसको D बोलते हैं, और ये वाला है इसको बोलते हैं, सॉरी ये P है और ये T है। और इसके बाद में जो लेंथेनाइड है ये F है। तो ये F ब्लॉक वाले होंगे, ये S ब्लॉक, ये D ब्लॉक और ये P ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होंगे। तो अलग अलग ब्लॉक्स में इनको बांट रखे हैं रासायनिक गुणों के आधार पर। तो ये हमारी आवर्त सारणी होती है, और यहाँ पे हमारा जो परमाणु की संरचना है वो भी कंप्लीट होती है। तो इतनी चीज़ें आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है आपकी परमाणु की संरचना में, आपके एग्जाम के लिए, RAS मेंस के लिए। तो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।